हाय एवरीवन। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। लास्ट हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया है। व्हाट आर इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। उसके बाद में हमने पार्टनरशिप किया है, उसमें भी हमने फीचर्स किए हैं एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Now we are doing joint stock company. Joint stock company आज हम पढ़ेंगे joint stock company क्या होता है and what are its essential features. Now joint stock company पे आते हैं according to like joint stock company. Joint stock company is a voluntary association of individuals for profit having its capital divided into transferable shares and the ownership of which is the condition of membership. A company is an incorporated association of persons usually for the purpose of some commercial purpose. तो ये जो डेफिनेशन है इसमें हमारी कौन कौन सी चीजों को हाईलाइट किया गया है। पहला इसमें हाईलाइट किया गया है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स कुछ लोग मिलजुल के वॉलंटरी मिलजुल के अपना एक बिजनेस फॉर्म टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। किस लिए एक्यूमुलेट हुए हैं, किस लिए एसोसिएट हुए हैं, जस्ट टू कैरी आउट सम बिजनेस एक्टिविटीज। एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस बिजनेस? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस लिए ये लोग एक्यूमुलेट हुए हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। एंड द लास्ट थिंग इज governed under the Companies Act 1956। हमारा जो Companies Act है, हमारे जो joint stock company है, it is governed by Companies Act 1956, which means that हमारी जो joint stock company होती है उसको बनाने के लिए we have to submit various documentation process। एक lengthy documentation process होती है। We have to submit various documents to the and what all the formalities has been noted down or is given in this Companies Act 1956. So we have to follow all those norms and then this company will come into existence. Now इसमें अब हमने कहा कि हमने ये पढ़ा कि this is association of persons, ठीक है, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो एक चीज सवाल दिमाग में आती है कि ये कंपनी में पैसे कहाँ से आते हैं, कैपिटल कहाँ से आती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी हम बनाते हैं अंडर कंपनीज बाय रजिस्टरिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, इसमें जो कैपिटल आती है वो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। जो एक ह्यूज कैपिटल होता है उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड द कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स। और ये जो स्मॉल शेयर्स हम उसको एक ह्यूज कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में विद वेरिएशन ऑफ वी कैन से 10 रुपीज से 50 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, किसी भी अमाउंट का हम शेयर इश्यू कर सकते हैं। हम अपने कैपिटल को डिवाइड करते हैं बेसिकली उस अमाउंट के शेयर में and that capital is raised through the issue of shares। हम जिसको अपने शेयर इश्यू करते हैं वो हमें उस शेयर्स के बदले में वो अमाउंट हमें पे करता है। The person who purchases the share is called the shareholder। और जो उस शेयर को परचेस करता है उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और वो जो शेयर होल्डर्स हमारे कैपिटल का जो स्मॉल पार्ट है उसको परचेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर। वो उनको हम क्या कहते हैं, दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ हमने ये पढ़ा अभी तक कि हम शेयर्स के थ्रू एक ह्यूज कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उस पार्ट्स को हम लोगों को इश्यू करते हैं और वो लोग हमें कैपिटल देते हैं। नाउ हाउ द कंपनी इज मैनेज्ड? The managing body is called board of directors and board of directors are elected। क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, हम एक स्मॉलर डिनोमिनेशन का शेयर जब इश्यू करते हैं तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के हो जाते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारे लोग मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं।
तो now company is managed by the managing directors or we can call it as board of directors, and ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स. दे आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स and they are the representatives of the shareholders and they run the organization on behalf of the shareholders. Now अब हम आते हैं हमारी इस organization की essential features. तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला इसेंशियल फीचर है दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. बिजनेस करने के लिए डेवलप की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए डेवलप की जाती है. इसके अलावा ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताई गई है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन में आती है. एंड इसका जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके मालिक होते हैं और ह्यूज कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर्स बनाए जाते हैं और इसको मैनेज किया जाता है बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर इलेक्टेड बाय द शेयरहोल्डर्स. नाउ पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? A joint stock company is an artificial person as it does not possess any physical attribute of a natural person and it is created by law. Thus, it is legal entity separate from its members. The joint stock company क्या है? It is an artificial, just as a human being हम एक artificial person को create करते हैं, उसको एक नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एबीसीएन कंपनी बोला, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन के तैयार हो जाती है इन द क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ के द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बट इट एग्जिस्ट ऑन पेपर एंड दस इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. का मतलब होता है कि एक अलग उसकी अपनी एक अलग पहचान हो जाती है. जैसे हमने कहा एबीसीएन कंपनी बन के तैयार हो गई है, उसके पास अपने एसेट्स होते हैं, अपनी लायबिलिटीज होती है, वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, विच मीन्स जैसे जो सारे राइट्स एक ह्यूमन बीइंग के पास में अवेलेबल होते हैं वो सारे राइट्स उस इंडिविजुअल के पास में अवेलेबल होते हैं. और वो जो इंडिविजुअल है जिसे हम एबीसीएन कंपनी कह रहे हैं उसको वी कैन नॉट सी इट ऑन फिजिकली बट इट इज प्रेजेंट ऑन पेपर और इसके पास वो सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग्स के पास में होते हैं. Thus it is legal entity separate from its members. Now business एक अलग हो गया और businessman अलग हो गया. इस हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से क्या होता है? हमने एक बिजनेस बना दिया जो एक जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसका एग्जिस्टेंस अपने जो प्रमोटर्स है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स है या फिर शेयर होल्डर्स है, उन किसी से भी उसका कोई हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक अलग पहचान है, वो उनसे अलग है. बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन. ना हमारा जो सेकंड हमारा इसका एसेंशियल फीचर है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. फर्स्ट में हमने कहा हमने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बना दिया है एक कंपनी को जिसके पास सारी अथॉरिटीज होती है जो एक ह्यूमन बीइंग्स के पास में होती है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी उसी से रिलेटेड है, विच मीन्स की अपनी एक अलग पहचान होती है अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड ओनर्स. इसका मतलब ये है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. बिजनेसमैन सिर्फ उस बिजनेस को चला रहा होता है या उसको चलाने का काम करता है, बिकॉज वो जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है उसको चलाने के लिए ह्यूमन हैंड्स चाहिए होते हैं, वही उस कंपनी को चलाते हैं. तो दैट इज व्हाई वी से कि वो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. अ कंपनी इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. It means that it comes into existence only by complying with all the formalities prescribed under the Companies Act 1956. Now उसकी existence कैसे आई है? हमने कहा कि ABCN कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन के डेवलप हो गई है. तो उसकी एग्जिस्टेंस को हम बनाते हैं बाय complying all the formalities, all the procedures that has been prescribed under the Companies Act 1956. कंपनीज एक्ट 1956 में सारी प्रोसेस, सारी फॉर्मेलिटीज, सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बना सकते हैं.
उन सारे डॉक्यूमेंटेशंस, फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। इट एंजॉयज अ सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओनर्स डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स कंपनी। जो लोग बना रहे हैं उनसे उसकी एक अलग पहचान बन के तैयार हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। दैट इज व्हाई वो बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी ठीक है। इट कैन बी sued and it can sue and be sued by the others as well. And this enables a company to enter into valid contract with others. ये जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है ये किसी के भी साथ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है with his own name and including its members deal with the property in any way. वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसका इवन अपने मेंबर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है और प्रॉपर्टी के साथ में किसी भी तरीके से वो डील कर सकती है। और जो हमारा थर्ड फीचर आता है दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। तो इसे हम ऐसे समझते हैं, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप पढ़ा था, अगर आपने नहीं समझा है तो देयर आर वीडियोस यू कैन गो थ्रू देम। उसमें क्या होता है, अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है, अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो, अगर कोई भी पार्टनर उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता है या फिर कोई भी पार्टनर इंसेन हो जाता है या फिर इनकैपेबल हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो अगेन हमें पार्टनरशिप फॉर्म को भी डिसॉल्व करना होता है। विच मीन्स कि वो जो उसके मालिक होते हैं वो उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। बट परपेचुअल सक्सेशन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है, वो मेडिकली अनफिट भी हो सकते हैं, इंसेन भी हो सकते हैं, इससे उस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज व्हाई वी से कि जो कंपनी हमने आर्टिफिशियल पर्सन बना के तैयार की है, ये जो कंपनी है इट विल गो ऑन फॉरएवर। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। इसके शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसके मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होते रहेंगे, बट इसकी एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। This is because company's existence does not dependent upon the existence of even promoters who were instrumental in its formation. क्योंकि किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस मालिक की एग्जिस्टेंस से बिल्कुल अलग है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जो भी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, प्रमोटर बनेगा या फिर शेयर होल्डर बनेगा, वो उस कंपनी को चलाएगा और जो चला जाएगा वो उसको छोड़ के चला जाएगा। बट वो जो कंपनी है अपना एग्जिस्टेंस उसकी अपनी है। That is why it is not dependent on any person who is coming and going in the organization. Neither change in the membership of the company nor death of its members has any impact on the continuity of its life. उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है that will continue for a long period of time or that will continue forever. और उसके मेंबर्स के आने से जाने से उस कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके मेंबर्स की डेथ होने से, इंसेन होने से, मेडिकली अनफिट होने से किसी भी कंडीशन में उस कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन। For the separate personality of the company is legally recognized, it needs human agency to act. हमने कहा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसकी एक अपनी अलग पहचान है, किसी भी मेंबर्स के आने से जाने से उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल वो अपने आप नहीं चल सकते। उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूमन हैंड्स चाहिए, ह्यूमन एजेंसी चाहिए। तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट साइन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइन भी नहीं कर सकती है एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द कंपनी to be valid must bear the official seal of the company.
दैट इज व्हाई हमने कहा उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो साइन नहीं कर सकती है। तो कंपनी कोई भी चीज को ऑथराइज, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज जब भी करती है तो उसमें एक सील लगी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन सील। So any contract entered into by the company must possess would be valid only when it has that organizational seal, joint stock company। जब उस ऑर्गेनाइजेशन की एक सील होती है जो कि उसकी ऑथराइजेशन, इट वर्क्स एज अ साइन, जैसे ह्यूमन बीइंग साइन करते हैं तो कंपनी की जो सील होती है वो कंपनी की तरफ से ऑथराइजेशन होती है कि दैट हैज बीन लाइक ऑथराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Now next है हमारी limited liability. Now limited liability of the member of a company is generally limited to the value of shares. देखा हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कहाँ से आती है? कैपिटल शेयर्स के थ्रू आती है। शेयर्स एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक ह्यूज कैपिटल का, जो कि हम लोगों को इश्यू करते हैं और वो शेयर्स के बदले में हमें पैसा देते हैं और हम उस पैसे के बदले में उन्हें प्रॉफिट उनके साथ में शेयर करते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो मेंबर्स होते हैं उनने जो शेयर परचेस किया है, उसका मान लो एक इंडिविजुअल है, ए है, उसने 5,000 रुपए के शेयर्स परचेस किए और उसने 5,000 रुपए एबीसी कंपनी को पे कर दिए। तो 5,000 रुपए अगर उसने पे कर दिए तो उसके बाद हमारी कंपनी अगर लॉस में भी आती है तब भी हमारी उस कंपनी की लॉस में कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, हमें जो हमारे देनदार है जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने पे करना है कुछ भी क्रेडिट में जो भी सामान लिया है उसके लिए जो शेयर होल्डर्स है वो लायबल नहीं होते हैं। So when once the full value of share is paid up, there is no more liability to the shareholders. अगर मैंने 5,000 के शेयर खरीदे हैं, मैंने 5,000 रुपए पूरे पे कर दिए हैं, तो मेरी उससे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है regarding any liability of the organization. And the feature of the limited liability attracts a large number of investors to subscribe to the shares of the company. एंड दिस इज वन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि ऐसा फीचर है जो कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज दे न्यू कि अगर हम 5,000 का शेयर खरीदते हैं तो हमें सिर्फ 5,000 देने हैं, कंपनी लॉस में भी जाएगी, देन स्टिल वी वुड एबल टू लूज ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज, उससे ज्यादा हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। In the case of a public limited company, their fully paid shares can be transferred to others without any difficulty. In case of public limited company, जो public limited company होती है वो अपने shares को easily transfer कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि in case of public limited company जो shares होते हैं वो freely transfer हो सकते हैं। For example, I have the share of 5,000 rupees और मुझे कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या फिर मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द शेयर्स एनी मोर, आई कैन सेल ऑल दो शेयर्स इन द मार्केट एंड गेट माय मनी बैक एंड आई एम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विच मीन्स दैट हमारा जो शेयर है, जो शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी है, वो कभी भी हम उसको वापस ले सकते हैं, उसमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। However, in case of private limited company, the right to transfer shares are subject to some restrictions, but हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, या फिर हम कह सकते हैं कि दे आर कंडीशनल टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके कुछ कंडीशंस लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना होता है। तो वी कैन से कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है। Hope you would have understood this joint stock company, and अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो you can write it to me on my comment box. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। Thank you.